सो देख लो फिर से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, जो इसके पहले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये इसका मैथमेटिकल टर्म है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। पी फाइनल यानी मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, डेल्टा टी टाइम इंटरवल जितना लगा है टी सेकेंड। तो फोर्स इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एम को कॉमन ले लीजिए तो वी माइनस यू बाई टी। अब वी माइनस यू बाई टी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, ए। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ अ बॉडी हैव मास 10 kg एक्सेलरेट विथ, इसे एक्सेलरेट किया गया विथ मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then force on the body, then find the force on the body, force on the body। F is equal to m a, F is equal to m, m के लिए कितना हो गया 10, एक्सेलरेशन कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 50 न्यूटन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन और क्वेश्चन को मतलब एक्सेलरेशन जो ही नहीं कि डायरेक्ट दे दे, आपको v दे सकता है, u दे सकता है, t दे सकता है। जैसे कह सकता है कि अ कार ऑफ मास चलो 500 kg, ठीक है, मूविंग क्या इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी, अपनी वेलोसिटी में इंक्रीज कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द फोर्स बाय द इंजन ऑफ द कार, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, तो दो तरह से आप इस ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। या तो पहले एक्सेलरेशन निकाल दो v माइनस यू बाई टी से, दो पार्ट में कर लो, तो 50 माइनस 20 बाई 5 तो 30 बाई 5, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और चाहे v माइनस यू बाई टी का सबका टोटल वैल्यू यहाँ रखिए, फॉर्मूला ये यूज करिए, और v u t का यहाँ वैल्यू रखिए, तब भी आंसर आएगा। पहला तरीका, दूसरा तरीका, यहाँ से a निकल गया तो F इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है 500, ये आ गया 6, तो 3000 न्यूटन आ गया फोर्स। किसके द्वारा लगा है, इंजन के थ्रू लगा हुआ है। क्लियर है बात भाई? चलिए नोट कीजिए, आगे देखिए बच्चों, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट ए है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है, मान लो ये बी है, तो एक ए लगा रहा है बी पर, एक फोर्स लगा रहा है, तो बी भी ए पर उतना ही पर अपोजिट फोर्स लगाएगा। यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस मतलब अपोजिट, डायरेक्शन उल्टा है, एफ बी ए, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी लेकिन अपोजिट फोर्स लगाएगा। यदि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक फोर्स लगाता है, यानी एक एक्शन फोर्स लगाता है, ये हमारा एक्शन फोर्स है जो पहला बॉडी सेकेंड बॉडी पे लगा रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है, एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा है। ठीक है,
जैसे ऐसे समझो, एक मेज है, इस मेज पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है भाई। अब एक ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे लगा रहा है एक फोर्स ना mg, अपना वेट अपना भार से नीचे लगा रहा है ना, दबा रहा है ना। ये ऐसे समझो, अगर ये मेज नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता ना mg से। अगर ये मेज नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट किससे गिर जाता है? mg से नीचे गिर जाता। इसका मतलब यह मेज इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया है, कहाँ? ऊपर, क्योंकि ये गिरने नहीं दे रहा है। अगर ये यहाँ रुका हुआ है तो इसका मतलब ये मेज भी तो ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू यहाँ क्या है? mg, यानी mg के इक्वल एक फोर्स लगा रहा है मेज इस ऑब्जेक्ट पर। किधर लगा रहा है? ऊपर। तो जितना लग रहा है नीचे उतना लग रहा है ऊपर, तभी ऑब्जेक्ट न तो नीचे जा रहा है न तो ऊपर। अब समझो ऐसे, अगर नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा होता तो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता, या अगर मेज फोर्स ज़्यादा लगाता तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ जाता। दोनों, अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है, इसका मतलब दोनों फोर्स क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल है, यानी F इज इक्वल टू mg है। तो एवरी एक्शन गॉट इट अ रिएक्शन फोर्स। अब इसका अपने लाइफ में आप क्या इस्तेमाल देखते हो? हालांकि ये भी अपने लाइफ में ही इस्तेमाल है, जो मेज पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। लेकिन आप तो सोचो, आप धरती पे चलते हो, ऐसे सपोज ऐसे चलते हो, तो आप धरती पे फोर्स किधर लगाते हो? आगे कि पीछे? आप धरती फोर्स लगाते हो पीछे। कभी ध्यान से चलो पैदल तो ध्यान देना अपने पैरों पे, तुम धरती को पीछे धकेलते हो, तो धरती मैया तुमको कहाँ धकेलती हैं? आगे, उतने ही फोर्स से। तो धरती मैया के धकेलने से तुम आगे बढ़ते हो। तो जो तुम धरती मैया धकेलते हो ये तुम्हारा एक्शन फोर्स है, और जो धरती मैया तुमको आगे धकेल रही है वो क्या है? रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अभी और आपको एग्जांपल दे रहे हैं जो आप लोग कॉमनली जानते हो। आप लोगों ने देखा होगा साइकिल, मोटरसाइकिल, जो भी कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनका पहिया आगे जाता है कि पीछे? ध्यान से देखो, ये पहिया ऐसे घूमता है ना, अगर ऐसे जाना है तो ऐसे घूमता है। ठीक है, तो जहां धरती को टच कर रहा है वहां पे पहिया किधर धकेल रहा है? पीछे। जहां धरती पे टच कर रहा है वो पहिया धरती को किधर धकेल रहा है? पीछे जा रहा है। तो धरती मैया उतने से इसको क्या धकेलती है? आगे। तो पहिया जाता है पीछे, कार जाती है आगे। धरती में जब टच करता है तो पहिया किधर जाता है? पीछे। तो कार, साइकिल या मोटरसाइकिल जाती है आगे। आप वो देखिए नाव, ठीक है, नाव में पता नहीं आप लोग बैठे नहीं बैठे हो, लेकिन देखे तो होगे टीवी में, उस पर सब चप्पू चलाते हैं, चप्पू से पानी धकेलते हैं पीछे, तो पानी नाव को धकेलता है आगे, तो नाव आ जाता है आगे। और एग्जांपल देख लो, बंदूक की गोली, ठीक है, बंदूक की गोली जाती है आगे तो बंदूक को धक्का लगता है पीछे। रॉकेट कोई भी हो, चाहे रॉकेट आपका दिवाली वाला हो, चाहे वो चंद्रयान हो, मंगलयान हो, देखो रॉकेट में जो गैस निकलता है वो निकलता है पीछे। तो हो गया एक्शन, जो गैस निकल रहा है, और रॉकेट जाता है ऊपर आगे, यानी ये रिएक्शन से ऊपर जाता है। तो ऐसे पूरे अपने आसपास देखोगे ना, बहुत सारे फोर्स ऐसे हैं जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो यही थर्ड लॉ मोशन का है। तो तीनों लॉ हो गए। फर्स्ट लॉ क्या हो गया? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। थर्ड लॉ, द एक्शन रिएक्शन पेयर, कि एवरीबॉडी गॉट अ एक्शन फोर्स देन इट्स गॉट इट अ रिएक्शन फोर्स आल्सो। यानी कि अगर उसके पर एक एक्शन फोर्स लग रहा है तो एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। ठीक है,
इसको नोट करिए अच्छे से। देखो बच्चों, फिजिक्स में दो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लॉज और थ्योरम। लॉ वो होते हैं जिनको प्रूव नहीं कर सकते, जो हर जगह सही होता है। थ्योरम वो होता है जिनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको जो लॉ है, एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको बड़े प्यार से, बड़े सिंपल तरीके से मैं प्रूव भी कर दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि यदि एक बॉडी पर, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहती है, यदि ये मोशन पे है तो मोशन में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे F एक्सटर्नल फोर्स 0 कर देते हैं, यानी बाहर से कोई फोर्स इस पर 0 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे U 0 है, मतलब ये रेस्ट पे है। देखो, एक कंडीशन ले लिया हमने रेस्ट पर और एक कंडीशन ले लिया मोशन पर। यही नहीं कहता है फर्स्ट लॉ कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स इस पर न लगे। तो न लगे का मतलब 0 हो जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 लेके हम कर रहे हैं आपको। यदि F एक्सटर्नल 0 है तो F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, M इंटू ए। ठीक है, F इज इक्वल टू M A। तो F एक्सटर्नल अगर 0 है तो M A इज इक्वल टू 0, क्योंकि M कभी भी 0 नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट का। अब A 0 है, A 0 है तो A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V माइनस यू बाई टी। यही नहीं होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले चैप्टर में। A की वैल्यू 0 दीजिए तो V माइनस यू बाई टी, टी का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी V माइनस यू इज इक्वल टू 0, तो V इज इक्वल टू यू। अब U की वैल्यू 0 थी तो V भी क्या आ गया, 0। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 आ रहा है, फाइनल भी 0। मतलब बॉडी अगर रेस्ट पर था तो रेस्ट पर है, आगे भी है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। तो यही हमारा कहता है फर्स्ट लॉ कि यदि एक बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है, अभी मोशन में बता रहा हूँ, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है। कब? जबकि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ना लगे का मतलब 0 कर दिया, 0 कर दिया तो हमारा देखो वैल्यू आ गया कि V की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर V का कुछ वैल्यू आता तो इसका मतलब ये चेंज होता, रेस्ट से मोशन पे होता, लेकिन V 0 पे आ रहा है। क्या प्रूव कर रहा है कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहना चाह रहा है, रेस्ट पर ही मिला। समझ में आया कि नहीं आया? अब F एक्सटर्नल 0 कब? जब मोशन में। अब हमें प्रूव करना है कि मोशन में ही रहना चाहेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी भी U होना चाहिए। F एक्सटर्नल 0 तो मतलब A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 यानी V माइनस यू बाई टी, यानी T का मल्टीप्लाई कर दी, 0 इज इक्वल टू V माइनस यू, यानी V बराबर U। अब अगर U बराबर 10 मीटर पर सेकेंड था तो V भी 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। कब? जब कोई हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब। तो ये प्रूव हो गया किसका, फर्स्ट लॉ का। हालांकि 9th के बच्चों के लिए भी बहुत थोड़ा सा टफ टास्क लग सकता है ये, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये इससे बड़ा आसानी से प्रूव हो जाता है। एक्सटर्नल ना लगे मतलब एक्सटर्नल 0 कर दो, 0 करके खुद निकाल लोगे तो फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल 0 रहेगा तो 0 आएगा, अगर कुछ वैल्यू रहेगी तो कुछ वैल्यू आएगा। इसका मतलब हमारा फर्स्ट लॉ प्रूव हो जा रहा है क्या, कि यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। नोट करिए। चलिए इसी तरह हम लोग सेकेंड लॉ को प्रूव कर देते हैं। सेकेंड लॉ का रिजल्ट क्या आया था बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए आया था, तो A की वैल्यू दे दीजिए V माइनस यू बाई टी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका F इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी माइनस यू बाई टी। इसे खोल दीजिए ब्रैकेट, तो एम वी माइनस एम यू बाई टी, यानी F इज इक्वल टू एम वी हमारा क्या है, P फाइनल, एम यू क्या है, P इनिशियल बाई टी, यानी F इज इक्वल टू आ गया डेल्टा P बाई डेल्टा टी।
यही हमारा क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इस सेकेंड लॉ भी आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे, एक्शन रिएक्शन को भी प्रूव करेंगे और चैप्टर ये खत्म करेंगे। अच्छे से नोट कर लीजिए और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर दीजिए।